अनुपम, अपना समुदाय, जाति, धर्म बताए बिना ये बताइए कि आपका सामान्य परिचय क्या है, आपके बारे में क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए। सर मैंने 10th की एजुकेशन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से किया है। मेरी 12th की एजुकेशन भी जीआईसी प्रयागराज से पूरी हुई है और मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीटेक की है सर मैंने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में। तत्पश्चात मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी क्रोनो सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब किया है 3 years 4 month। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज के साथ। आपने कंप्यूटर साइंस किया है एमएनआईटी से? यस। आपने कंप्यूटर साइंस एमएनआईटी से किया है, नौकरी भी की है, उसके बाद फिर कोई ऐसा क्यों सोचेगा भी कि उसे स्टेट की सर्विसेज में जाना है? एक बार को आप आईएएस बनने की इच्छा रखते हैं तो समझ में आता है, लेकिन राज्य की सेवा में क्यों? क्या आप अच्छे इंजीनियर नहीं थे? नहीं सर, मैंने कॉलेज की पढ़ाई की, मैंने वहाँ भी 80% मार्क्स के साथ अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में। आपने नौकरी छोड़ी या आपको फायर किया गया? सर मैं अपनी जॉब में भी प्रमोटेड था सर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे था। एक्चुअली सर जॉब के दौरान मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे सीएसआर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली सर सैटरडे और संडे को हम लोग एनजीओ गूंज के थ्रू बच्चों को पढ़ाने जाते थे और इस एक्टिविटी के दौरान मुझे लगा कि अगर हम यहाँ पे काम करके। जिसने भी आपको ये बताया है कि सरकारी सेवा समाज कार्य है और कोई फिलेंथ्रॉपी है, उसने आपको मिस इन्फॉर्म किया है। सामाजिक ये जो नौकरी है, ये एक पेशेवर नौकरी है, एक प्रोफेशनल जॉब है। यह इफ़ेक्टिवली समाज सेवा का काम नहीं है, उसके लिए लोग राजनीति में जाते हैं। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर एक्चुअली मेरा मानना है कि डिप्टी कलेक्टर इज़ अ प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट। सर डिप्टी कलेक्टर की जॉब में सर मुझे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए पूरा मौका मिलेगा सर। जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे है, डाइवर्स चैलेंजेस हैं, प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है जॉब करने का। साथ में मुझे सर सोसाइटी। आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से लगातार आईएएस रिज़ाइन कर रहे हैं? यस। उनको शौक नहीं हुआ होगा रिज़ाइन करने का? जॉब इज़ नो मोर द वे यू थिंक इट इज़ अ प्रोफेशनल जॉब, जहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं। मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी की जॉब जो है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है और वहाँ पे हमको 9 to 6 की जॉब के अलावा पूरे टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास। लेकिन सर उस जॉब के दौरान हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे मेरी 9 to 6 की जॉब होती थी, मैं कोडिंग करता था, फिर अगेन मेरी लाइफ वही होती थी, मैं अच्छी कोडिंग करता था, मैं प्रमोट होता था। लेकिन सर सेटिस्फैक्शन उस लेवल का, मुझे जिस लेवल का चाहिए था, जो सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए था, वो मैंने सिविल सर्विसेज की जॉब में देखा, इसलिए मैंने। आप मूलतः इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं। मुझे बताइए कि प्रयागराज में आप जानते हैं कि यमुना और गंगा का संगम होता है। सर गंगा और यमुना सबसे ज़्यादा दूर किस जिले में होती है? सर एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, गेस कर सकता हूँ। बताइए। ललितपुर। ललितपुर में गंगा और यमुना? गंगा की डिस्टेंस ललितपुर से थोड़ा सा दूर पड़ेगी। तो आप मेरा सवाल समझ पाए? नहीं सर। मेरा सवाल है, गंगा और यमुना के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होगी? अच्छा, अधिकतम कहाँ पे होगी? सॉरी सर, नहीं पता है, कोई बात नहीं। आपने किन विषयों के साथ ये परीक्षा दी है? सर फिलॉसफी एंड सोशल वर्क। दर्शन आपने पढ़ा है अच्छे से? सर मुझे बताइए कि वेदांत जो है उसको और इस्लाम को यदि आप तुलना करना चाहें तो समता के बिंदु कौन कौन से? कैन आई हैव 1 minute टू थिंक? जी। सर जैसे शंकराचार्य ने प्रैक्टिकल लेवल पे 3 लेवल पे रियलिटीज़ को डिफाइन किया है, तो शंकराचार्य ने प्रैक्टिकल लेवल पे, व्यवहारिक लेवल पे जगत को माना है। तो जगत को माना है सर, और वेदांतिक दर्शन हमें सिखाता है कि भक्तिभाव के साथ रहना चाहिए, लोगों में प्यार होना चाहिए, वननेस होनी चाहिए। वही इस्लाम भी सर हमें प्रैक्टिकल लेवल पे वही सिखाता है। हालांकि आध्यात्मिक लेवल पे जब हम बात करते हैं तो शंकराचार्य ब्रह्म को मानते हैं और इस्लाम में कुछ और मान्यता है, तो यहाँ पे वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारिक, शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वह और जो ईश्वर की संकल्पना है वह, ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? ये दोनों अलग अलग हैं।
तो ब्रह्म ईश्वर से कैसे भिन्न है? सर ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, लेकिन ईश्वर सगुण है, ईश्वर का आकार है, ईश्वर में मेटाफिजिकल क्वालिटीज़ हैं, एथिकल क्वालिटीज़ हैं, साथ में सर जैसा तो हम मैं क्या कह सकते हैं कि वेदांत दर्शन एक आधुनिक अर्थ में जिसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं वह है? नहीं सर, वेदांत दर्शन प्रैक्टिकल लेवल पे ईश्वर को मानता है, ईश्वर के साथ ही हम अल्टीमेट रियलिटी जो कि मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो ये दर्शन का ज्ञान है, इससे प्रशासन में कोई लाभ होने की गुंजाइश है या बस एक मानसिक विलास है? सर मैं समझता हूँ कि इन दोनों में रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी में काफ़ी रिलेशन है। फिलॉसफी हमें लाइफ की वैल्यूज सिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सर सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, उसमें सर हम डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इंडिविजुअल एंड स्टेट, कैसे स्टेट को सिटीजन्स के साथ रहना चाहिए, कैसे सिटीजन्स को स्टेट के साथ रहना चाहिए, इन सब की बात करते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो काफ़ी यूज़फुल है। सर वहीं पे अगर हम इंडियन थॉट या वेस्टर्न थॉट की बात करें तो वहाँ पे भी जो वैल्यूज़ सिखाई गई हैं लाइफ जीने के लिए, स्पेशली इंडियन फिलॉसफी में वे ऑफ लाइफ की बात की गई है या वेस्टर्न फिलॉसफी में वे ऑफ थिंकिंग की बात की गई है, तो वो सारी चीज़ें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासन में काम आएंगी सर। थैंक यू। कंप्यूटर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 क्या है? मैम ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी गई एक संकल्पना है, जिसमें इसके पहले एक्चुअली मैम इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 आ चुके हैं। तो इसमें हम जैसे ड्राइवरलेस कार्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसका और एम्प्लॉयमेंट का क्या नाता रहेगा? अब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टाइम के साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। जैसे मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू चीज़ें चेंज हुई, तो आज की डेट में हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कितनी जॉब्स हैं या टेलीकम्युनिकेशन हमें कितनी जॉब प्रोवाइड करता है। उसी तरह से मैम इंडस्ट्री 4.0 भी फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में जॉब प्रोवाइड करेगा। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है वो बाकी पहले वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अलग इसलिए है कि ये लोगों की जॉब्स खा जाएगा। जैसे अगर प्लेटफॉर्म्स जो बन रहे हैं, उबर, ओला, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा सिस्टमाइज़ कर देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये इंडिया के परिवेश में अगर हम इसको देखना चाहें तो कैसा रहेगा? मैम इंडिया के परिवेश की बात करें हम, तो इंडिया में डाइवर्स फील्ड में स्कोप है। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन या फिर डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, ऑटोमोबाइल्स, बहुत सर्विसेज में पूरा स्कोप है। तो हमारे स्कोप बहुत ज़्यादा हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अभी हम सिर्फ सर्विसेज में समझ रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी। लेकिन जैसे ही हम इसका एग्रीकल्चर में की यूज़ में बात करेंगे, इंडस्ट्री में इसकी यूज़ की बात करेंगे, रोबोटिक्स के थ्रू हम कैसे, जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स जो आजकल जिनको साफ़ करना पड़ता है, वो उस प्रॉब्लम से हम निजात पा रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी प्रोहिबिटिव लेबर हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं इन सब टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। हाँ, हालांकि हमें ध्यान रखना होगा कि हम साथ में लेबर फोर्स को स्किल करते रहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या नई नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जिससे कि उनको जॉब नेचर समझ में आता जाए। आपने सोशल वर्क अपना एक ऑप्शनल लिया था, ऐसी कुछ स्कीम्स बताएं जो आपको लगता है बिल्कुल निराधार हैं, जिनके सक्सेसफुल होने के कोई चांस नहीं थे लेकिन फिर भी वो लाई गई। गवर्नमेंट स्कीम्स मैम, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं तो किसी आधार पे लॉन्च की जाती हैं, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट स्कीम का सक्सेस रेशियो कम रहा। तो अगर हम इस हिसाब से स्कीम को देखें तो फॉर एग्जांपल सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसका सक्सेस थोड़ा सा कम रहा, लेकिन हालांकि उसमें फाइनेंशियल फंडिंग भी इन्वॉल्व नहीं थी, तो उसमें हम और सुधार हो सकता था। चलिए यूपी के बारे में बात करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? मैम 403+1। और लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने मेंबर्स जाते हैं? 80। सेक्स रेशियो क्या है उत्तर प्रदेश का? 9:12 सेक्स रेशियो है और 0 to 6 ईयर्स चाइल्ड। धन्यवाद। अभी एक न्यूज़पेपर्स में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का बार बार जिक्र हो रहा है, आपको अंदाज़ है इसका?
पब्लिक सेफ्टी एक्ट? सॉरी मैम, नहीं आइडिया। आपको ये पता है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इंडिया में? मुझे जैसा याद आ रहा है प्री इंडिपेंडेंस एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तो तहत पब्लिक कुछ सेफ्टी एक्ट था कि बिल था? प्री इंडिपेंडेंस सॉरी था, नहीं ऐसा कुछ idea? याद आ रहा है, बाकी आपने न्यूज़पेपर देखा है आज का? हाँ मैम देखा। देखा है? तो आप मुझे आज के न्यूज़पेपर से 5 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताइए। पहली न्यूज़ जो मैंने पहले पेज पे देखी मैम, बाढ़ की समस्या जो यूपी में बहुत ज़्यादा चल रही है। कौन सा पेपर देखा आपने? दैनिक जागरण देखा। दैनिक जागरण, दैनिक ठीक है, जागरण। बताइए। हाँ। बाढ़ की समस्या चल रही है, तो उससे काफ़ी हानि हुई है, कुछ मकान डूब गए हैं और एनडीआरएफ को कॉल किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैम, एक्सपोर्ट एंड हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जो बात की गई है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। तीसरा मैंने क्रिकेट मैच का एक आर्टिकल देखा, उसमें पहला मैच रद्द हो गया भारत का, तो अब दूसरे मैच की तैयारी स्टार्ट हो गई है। और बस मैम इतना ही याद आ रहा है। इतना ही याद आ रहा है? 3 न्यूज़, 4 न्यूज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे यूपी का एक मोस्ट पोल्यूटेड जिला, मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट और मोस्ट पोल्यूटेड रिवर के नाम बताइए। मैम ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सा पोल्यूटेड है, लेकिन अगर मैं स्वच्छ भारत रैंकिंग की बात करूं तो मैं उसके हिसाब से बता सकता हूं। ठीक है, आप उसके हिसाब से स्वच्छ बताएं। भारत सर्वेक्षण 2018 में जो हुआ था मैम, उसमें गोंडा जिले की स्थिति सबसे ख़राब थी उत्तर प्रदेश में। हालांकि उसने 2019 में इम्प्रूव कर लिया है वहाँ के कलेक्टर के इनिशिएटिव्स के थ्रू। इससे मैंने प्रदूषित पूछा था, गंदा अच्छा, नहीं पूछा sorry। था, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे किगाली अमेंडमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में डिफरेंस बताइए। मैम क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया था और ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। COP3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 3 हुई थी, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया था। उसके तहत मैम हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप इनिशिएटिव्स लेके आए थे, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म उसके अंदर था और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन था। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में था और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में था। और जैसा कि किगाली एग्रीमेंट एक अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो कि 1987 में ओजोन को कम करने के लिए लाया गया था। तो इसमें कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, जिसमें भारत को जो टारगेट दिया गया है उसमें हमें ओजोन को 2045 तक रिड्यूस करना है। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था तो किगाली अमेंडमेंट क्यों बोला गया? किगाली प्रोटोकॉल क्यों नहीं बोला गया, या क्या मेन डिफरेंस है, क्यों लाया गया? हमारे पास ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो कि वियना कन्वेंशन से आया था। चूँकि हम उसमें टारगेट्स और इंटेंसिफाई कर रहे थे और ओजोन के थ्रू हम क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स वही थे, बस हमारे टारगेट्स थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो रहे थे, इसलिए हम इसको अमेंडमेंट बोलते हैं। बस ये फ़र्क है? मैम बस इतना ही पता है। आपको यही पता है? मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हम जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 जैसे आप मैम के साथ बता रहे थे, बात कर रहे थे, हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं, पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स जो होता है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? सॉरी मैम, पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स। मैम ये टर्म नहीं सुना मैंने, पिंक कॉलोनाइजेशन। पिंक कॉलर जॉब्स नहीं सुना आपने? नहीं, सॉरी। ठीक है, थैंक यू। आपने तो समाज कार्य भी पढ़ा है, उसमें अपने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह से जुड़ी हुई समस्याओं को पढ़ा है। आपको मुझे विवाह संस्था में 3 रेडिकल बदलाव, एकदम जो मुख्य बदलाव है, वो सजेस्ट कर रहे हैं। यदि सब कुछ आप इतने प्रभावशाली हों कि आप विवाह संस्था में 3 बदलाव करने की आपको अनुमति हो, तो आप क्या बदलाव करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि लड़कियों या स्त्रियों को शादी करने की चॉइसेस नहीं दी जाती हैं, तो कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए सर, जिससे कि उनको चॉइस मिले अपने मनपसंद। क्या सुधार? सर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कुछ। हाँ, ऑब्वियसली आपको ये सुधार, जैसे मसलन ये हो सकता है कि माता पिता को अनुमति ना हो कि बच्चों की शादी करो, तो इससे उनकी चॉइस बढ़ जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये तो मैं कह रहा हूँ, आप बताइए। 3 लॉन्ग टर्म मीजर्स हैं सर, जैसे कोई भी 3 रेडिकल सुझाव मैं देखना चाहता हूँ, आप कितना मौलिक सोच सकते हैं, सीधी सी बात। सर वंदना सीवा एक इको फेमिनिस्ट रही हैं, उन्होंने बोला है कि पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन जब तक टूटेगा नहीं, जब तक लड़कियों को चॉइस नहीं मिलेगी,
ठीक तब है। तक सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ तो ये कि माता पिता को इंश्योर करना चाहिए कि जब उनकी बेटी पढ़ लिख जाए, जैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी हमारी बेटी, उसके बाद ही हम उसके विवाह के बारे में बात करें। वो तो है हमारे पास, बाल विवाह निरोधक कानून तो है ही हमारे पास। नहीं सर, वो 18 ईयर्स एज लिमिट या 21 ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे उनकी एक समझ विकसित हो जाए, वो स्टेज डिसाइड करना माँ बाप का काम है या उनके सोसाइटी के लोगों का काम है, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। चलिए और बताइए। दूसरा मुझे ऐसा लगता है सर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाए, जैसे एसडीएम या फिर छोटे लेवल पे किसी अधिकारी को ये पावर हो कि कोई ऐसी शादी हो रही हो जो कंसेंट से ना हो रही हो, अगर उसके आसपास के लोग कई बार खबर करते हैं, कई बार कंसेंट से शादियां नहीं होती हैं, तो आसपास के लोग खबर करते हैं तो जबरन विवाह रोक दिया जाए। जबरन विवाह रोक दिया जाए। चलिए और बताइए। सर जैसे हमारे पास शी बॉक्स और पास्को ई बॉक्स करके इनिशिएटिव्स हैं, तो ऐसे ही एक इनिशिएटिव होना चाहिए मैरिज ई बॉक्स करके। तो उसके थ्रू अगर किसी लड़की को लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए या कुछ ऐसा, तो वो उस पर कंप्लेन कर सकती है ऑनलाइन। वो सीधा MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कनेक्ट करे और उसके बाद कुछ ऐसे विंग बनाई जाए जिससे इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार। बैठिए अनुपम। 22 को है आपका इंटरव्यू। सर कैसा लग रहा है? कौन से एरियाज हैं जहाँ अभी थोड़ा सा और गुंजाइश है सुधार की? सर जैसा मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरी फैक्चुअल नॉलेज कंटेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग करने में या थोड़ा सा नर्वसनेस की वजह से प्लस माइनस होता है। बाय एंड लार्ज हम लोगों को आपका इंटरव्यू अच्छा लग रहा है। आपका बैठने का तरीका अच्छा है, प्रवाह अच्छा है, हैंड मूवमेंट बाय एंड लार्ज रेस्ट्रिक्टेड है। अंगूठी के बारे में फैसला कीजिए कि आप पहन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरी सलाह रहेगी मत पहन के जाइए, ठीक है ना? बाकी आप तय कर सकते हैं। वॉइस क्लैरिटी मुझे लगता है थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करेंगे तो आपकी वॉइस ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगी। अभी ऐसा नहीं कि नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ रही है। सर मेरी आवाज़ बुलंद है काफ़ी, लेकिन मैंने सोचा कि जानबूझ के शायद दबा रखी है। हाँ देखिए हम लोगों का थंब रूल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ कम नुकसान करती है, धीमी आवाज़ ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, मतलब सबसे अच्छा तो है कि ठीक लेवल पर हो। ठीक है सर। लेकिन अगर ठीक लेवल आपके पास विकल्प नहीं है और आप कह सकते हैं या तो मैं बहुत तेज़ी चिल्ला सकता हूँ या बहुत धीमी कर सकता हूँ, तो फिर तेज करिए। लोगों ने मुझे कहा कि तुम एग्रेसिव हो। नहीं, एग्रेसिव नॉर्मली आवाज़ एग्रेसिव तब लगती है जब उसके साथ गति भी तेज हो। अच्छा, गति मेरी सही है सर? गति अभी इतनी कम वॉल्यूम पर आपकी गति परेशान नहीं कर रही है, ठीक है ना? तो माय एडवाइस विल बी रेज द वॉल्यूम अ लिटिल बिट, मे बी 20%, ठीक है? स्पीड यही रखिए, चाहो तो उधर से स्पीड 5% कम भी कर दोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। ठीक है ना? अदरवाइज यू आर डूइंग फाइन। एक्चुअल या एक्चुअली को आप बार बार रिपीट करते हैं। अच्छा, अगर वो तकिया कलाम है और आप कुछ नहीं कर सकते तो फाइन, जाने दीजिए। लेकिन अगर आप उसे कर सकते हैं तो उसकी संख्या थोड़ी कम कर लीजिए, ठीक है ना? मतलब ये चॉइस है आपके पास। ठीक। आपकी एंट्री खासतौर से अभिवादन थोड़ा सा ना ड्रामेटिक हो जाता है, थिएट्रिकल जैसा लग रहा था। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एक तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहे। आप बहुत निकट आकर आपने, हो सकता है वहाँ की सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे, टेक अ सर कॉल। जैसे मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहने के मोड में हैं हम लोग, दैट तो इज बेटर। मुझे ऐसा बताया गया कि तुमको ठीक है, नमस्कार अच्छा लगता है, बट अगर आप ऐसा नहीं, आपका बैकग्राउंड सजेस्ट करता है कि आके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलेंगे, बुरा नहीं मानेगा कोई, अच्छा ही, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब उसमें असहज हो जाएंगे तो फायदा क्या? जब लगेगा कि ये व्यक्ति रोज तो करता नहीं है, तो इसके इसके व्यवहार से ऐसा लग नहीं रहा कि रोज करता हो, इस समय नाटक जैसा लग रहा है, तो वाई, ठीक है ना? अगर सहजता से वही तरीका है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ड्रेस आप यही पहनेंगे, कुछ चेंज करेंगे? सर सोच तो रहा हूँ कि कोट और टाई भी। ठीक है, कोट टाई पहनिए। कोट टाई पहनना सही रहेगा सर? सही रहेगा, बस ये ध्यान से जाइएगा कि हो सकता है वहाँ वेटिंग हो लंबे समय तक, पर आप तो कॉर्पोरेट से आए हैं, आपको आदत होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बाय एंड लार्ज चीज़ें ठीक हैं। मुझे आपका क्रिएटिविटी भी ठीक लग रही है, आपका एनालिसिस में भी कोई खास परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, तो बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से अच्छा जा रहा है। बस इतना मेंटेन कीजिए। और जो थोड़ा सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे मैं सर 2016 में मैंने जॉब छोड़ी,
लेकिन 2016 से 19 तक मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा, काम करता रहा, जैसे कंटेंट डिज़ाइनर और कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऐसे। तो क्या ये बताना सही रहेगा या फिर मैं बोलूँ कि कोई साल है, स्पेशली कोई जब तक ना पूछे तब तक मत बताइए। कह दीजिए कि मेरे पास सेविंग, एडिक्वेट सेविंग थी और मैंने सोचा था कि मैं साल 2 साल इस बात को दूंगा। अच्छा सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझसे क्वेश्चन किया कि क्यों छोड़ के आए हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा सा असहज हो गया। ये तो असहज करने वाले सवाल ही हैं, बस इसके साथ फ़ायदा ये होता है कि शुरुआती 3 मिनट में होकर निपट लेते हैं, इनका कोई प्रभाव अंत तक बचता नहीं। अच्छा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।